नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, पिछली क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के पहले लेसन की शुरुआत किए थे और पहले लेसन में मैंने संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल की चर्चा मैंने बखूबी की थी। आप उस वीडियो को देखे भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कोई भी स्टूडेंट्स जो मेरे इस पहले वीडियो को नहीं देख पाया होगा, उनसे मैं कहूँगा कि आप पहले वीडियो को ज़रूर देख लेंगे ताकि आपको इस वीडियो में कोई समस्या नहीं हो पाए। क्योंकि एक लेसन को जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक उस लेसन से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे उस पूरे प्रश्नों पर आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। क्योंकि मैंने संविधान का ये पहला जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाने का प्रयास किया। तो एक पार्ट मेरा कल पढ़ाया गया था और आज उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आएगा, सारी बातें समझ में आएगी। और आज का जो मेरा ये कंसेप्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आज भी बनेंगे। लेकिन कल के वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो फिर इस लेसन में कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा, सारे के सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक प्रकार से रिव्यू करा दूं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले क्लास में जब हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट 1 की शुरुआत किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में कौन सी बातें दी गई हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 2 एक ऐसा आर्टिकल है जो हमें बताता है कि अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में जोड़ना होगा तो उसे संसद जो है जोड़ सकती है, उसको ये पावर दिया गया है। और जब किसी बाहरी क्षेत्र को हम अपने देश में जोड़ेंगे, एक नए राज्य का गठन करेंगे तो निश्चित है कि सीमा में बदलाव होगा, नाम में भी परिवर्तन होगा। लेकिन ये सिर्फ बाहरी क्षेत्र के एरिया के लिए है। बट अगर देश के अंदर ही किसी नए राज्य की स्थापना करनी हो, किसी एक राज्य को तोड़कर एक दूसरा राज्य बनाना हो तो निश्चित है कि जब तोड़ेंगे तो वो एरिया छोटा हो जाएगा, 2 राज्यों में डिवाइड होगा, तो दोनों राज्यों का एरिया अब अलग अलग हो जाएगा। उस स्थिति में एक राज्य का नाम अलग हो गया, एक राज्य का नाम अलग हो गया, सीमा में बदलाव होगा। तो अगर देश के अंदर ही किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना हो तो ये कार्य करता है भारतीय संसद। बट अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र के जगह को जीत कर अपने देश में मिला लें और उसको एक नया राज्य स्थापित कर दें जैसा कि आर्टिकल 2 कहता है, तो क्या भारतीय संविधान ने हमारे देश की संसद को ये भी अधिकार दिया है कि हम अपने देश के किसी एरिया को हम विदेश को दे दें, यानी दूसरे देश को दे दें? ऐसा क्या हो सकता है क्या? चूँकि ये मामला थोड़ा सा विवाद में उस वक्त आ गया जब 1960 में बांग्लादेश, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, आज की डेट में उसे हम बांग्लादेश कहते हैं, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान के करीब एक जगह था, बहुत ही फेमस जगह, जिसको हम कहते हैं बेरूबाड़ी। और इस बेरूबाड़ी की अगर हम बात करें तो बेरूबाड़ी में अधिकांश संख्या में उस समय वहाँ पर केवल मुस्लिम थे। और जब हमारे देश का बंटवारा किया गया था तो इसी आधार पर किया गया था कि जो क्षेत्र मुस्लिमों के अधिकांश हिस्से वाले होंगे वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, जो हिंदू बहुल क्षेत्र होंगे वो भारत को दिया जाएगा। लेकिन रेडक्लिफ महोदय ने, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा किए थे, रेडक्लिफ महोदय ने कुछ क्षेत्रों का मात्र दौरा करके सीमा का निर्धारण कर दिया था कि यहाँ से यहाँ पाकिस्तान। लेकिन कुछ क्षेत्रों का तो सीमा पार गए भी नहीं थे, अपने कार्यालय में बैठे बैठे ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग अलग कर दिया। स्थिति ये बन गई थी कि कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति आ गई कि एक घर के छत में ही आधा पाकिस्तान और आधा हो गया था हिंदुस्तान। ऐसा बंटवारा हो गया था। मालूम चलता था कि सोकर जैसे उठे तो उठकर चले गए हम पाकिस्तान में, और जब सोने के लिए आए तो आ गए हिंदुस्तान में। ये अजीबोगरीब बंटवारा था। तो कुछ स्थिति ऐसी थी जहाँ पर काफ़ी समस्याएं थी, इसका सही निर्धारण हो पाना जरूरी था। और इसी में था एक बेरूबाड़ी जगह जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत अधिक थी, हिंदुओं की आबादी बहुत ही कम थी। तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश उस समय स्पष्ट रूप से कहा कि ये क्षेत्र पाकिस्तान को मिलना चाहिए। गलत तरीके से भारत में चला गया है, सीमा का बंटवारा सही से नहीं किया गया है। तो भारत को भी लगा कि चलिए बात तो सही है, क्यों ना इस सीमा को हम बांग्लादेश को यानी कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दें। तो जब ये सौंपने की बात आई तो उस समय हमारे देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भारतीय संविधान
आर्टिकल 3 के तहत या आर्टिकल 2 के तहत। ये कभी भी नहीं कहता है कि हम किसी अपने देश की सीमा को, अपने क्षेत्र को हम किसी विदेशी ज़मीन को दे दें, यानी विदेश को दे दें। दूसरे देश को देने का अधिकार भारतीय संसद को नहीं है। तो साफ तरीके से ये काट दिया गया। अब यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको अपने क्षेत्र को विदेश को देना है, दूसरे देश को देना है, तो आपको आर्टिकल 3 या 2 के तहत जो है ऐसा कार्य नहीं करना है। आपको इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल से होती है? आर्टिकल 368 के तहत होती है। यानी स्पष्ट रूप से कहा गया सरकार के सामने, संसद को, कि आप आर्टिकल 368 में संशोधन करके आप अपने क्षेत्र को दूसरे देशों को दे सकते हैं। और इसी का परिणाम हुआ कि 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरूबाड़ी का जो क्षेत्र था वह किसको दे दिया गया? बेरूबाड़ी क्षेत्र भारतीय संसद ने पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। और यही पूर्वी पाकिस्तान आज के समय में क्या कहलाता है? बांग्लादेश कहा जाता है। तो बेरूबाड़ी का इलाका जो है पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस आदेश का पालन करना पड़ा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के अंदर सीमा को बढ़ाया जा सकता है, किसी दूसरे देश के एरिया को भारत में लाया जा सकता है। ये कार्य आर्टिकल 2 और 3 के तहत हो सकते हैं। और 2 और 3 के तहत जो भी कार्य होते हैं वो आपको किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 4 के तहत आते हैं। साधारण बहुमत से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देंगे तो उसके लिए आर्टिकल 4 यानी साधारण बहुमत के तहत नहीं होगा। इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में आती है? 367 में। इसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तब भारतीय संसद ने 9वां संविधान संशोधन 1960 किया और उसी के तहत बेरूबाड़ी क्षेत्र को किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। अब आइए थोड़ा सा हम देखें आगे कि ये तो प्रक्रिया खैर हम समझ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश की आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो भारत में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों को बनाने की मांग होने लगी। तो आइए हम उसको लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। जैसे ही देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो भाषा के आधार पर एक नए स्टेट की कल्पना करने लगे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है, तो इस भाषाई के लोगों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाए। जैसे कि अगर तमिल क्षेत्रों में तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं तो एक राज्य तमिलनाडु बनाया जाए। अगर तेलुगु भाषाई क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं तो इस क्षेत्र को मिलाकर एक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी जाए। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे गुजराती कुछ लोग बोलते हैं, तो गुजराती बोलने वालों की भाषा को लेकर एक अलग स्टेट गुजरात बना दिया जाए। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग जोरदार ढंग से उठने लगी। और इसी का परिणाम था कि उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष की जब बात आती है तो आपको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी लगा कि समस्या काफ़ी गंभीर है, चूँकि अलग अलग क्षेत्रों से लगातार मांग हो रही है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। तब राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी से कहा गया कि आप ये सोचकर बताइए कि क्या भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। तो इसी को लेकर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी गठित किया, जो कमेटी ही कहलाती है भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग। और इस भाषाई प्रांत आयोग में 4 सदस्य थे, यानी 4 लोगों की यह कमेटी थी। इस कमेटी का गठन 27 नवंबर 1947 को। और इस जो कमेटी जो बनाई गई थी भाषाई प्रांत आयोग, इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? S.K. धर। S.K. धर की अध्यक्षता में। S.K. धर जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर्ड न्यायाधीश थे,
इनको जो है इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया और इनसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दें और बताएं कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना चाहिए कि नहीं। जब एसके-धर कमेटी बैठी तो इस एसके-धर कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उस रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है, बल्कि भौगोलिक एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात धर कमेटी के द्वारा ये कही गई, सही भी था, क्योंकि अगर हम भारत में देखें तो भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या भारत में 1652 स्टेट बने, 1652 चीफ मिनिस्टर बने, 1652 राज्यपाल बने? तब तो मालूम चलेगा कि देश इन लोगों को वेतन देने में ही तबाह रहेगा। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन अगर होने की बात मान ली जाती तो निश्चित रूप से देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं था, बिल्कुल गलत तरीका था। और एसके-धर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दिया उसमें साफ कहा कि ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखिए, किस तरफ पड़ रहा है, और वहाँ के परिवेश को समझिए। प्रशासनिक सुविधा देखिए कि प्रशासन वहाँ तक सुविधा करने के लिए पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है। इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये बिल्कुल तर्क सही था। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई तो जो भी राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे उनको एक झटका लगा। उनको लगा कि अब हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती है। तब उन राज्यों ने जो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग कर रहे थे, उन राज्यों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। चलिए, अगर आप डाल तो हम पात वाली स्थिति पर आते हैं, कैसे नहीं बनाएंगे, हम और आंदोलन तेज करेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस आंदोलन के पीछे अगर देखें तो सबसे ज़बरदस्त आंदोलन अगर कहीं हो रहा था तो वो हो रहा था आंध्र प्रदेश में। तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को मिलाकर एक नया स्टेट आंध्र प्रदेश बनाने की मांग हो रही थी, ठीक है ना। और उस मांग को जो करने वाले वहां के स्थानीय नेता थे उनका नाम था पोटी श्री रामालू। पोटी श्री रामालू ये थे वहां के स्थानीय नेता आंध्र प्रदेश क्षेत्र, तेलुगु भाषी क्षेत्र के। और ये बड़ी जोरदार ढंग से तेलुगु भाषियों को लेकर एक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे। इनके पीछे बहुत सारे समर्थक थे इनके। और ये बेचारे पोटी श्री रामालू 56 दिनों तक आमरण अनशन किए थे। ये किस बात को लेकर? तो जब इधर धर कमेटी की रिपोर्ट आ गया कि नहीं, भौगोलिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, तो आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन को और तेज कर दिए। तब कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया कि धर कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए कि धर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट सही है या गलत है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और इसकी समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने एक और कमेटी बनाई जिसको हम कहते हैं जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी बनाई गई और इसकी बैठक जयपुर में हुई। अब जयपुर में इसकी बैठक हुई तो थोड़ा सा बता दो इसमें कौन कौन थे। तो जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। बी से हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया।
ये 3 लोगों की कमेटी बनी और 3 लोगों की जो कमेटी बनी उसको हम जेबीपी कमेटी कहते हैं। इस कमेटी की बैठक जयपुर में हुई और जयपुर में जब इस कमेटी की बैठक हुई तो यहाँ पर धर कमेटी की दिए गए सिफारिशों पर समीक्षा किया गया कि बातें जो धर कमेटी के द्वारा की गई हैं वो सही है या गलत है। लेकिन जेबीपी कमेटी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो बिल्कुल सही है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने की मांग हो रही थी, इस मांग को जेबीपी कमेटी ने भी खारिज कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। पोटी श्री रामालू जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे, इनको और अब लगा कि अब तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश राज्य नहीं बनेगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि हमारा राज्य बन पाए। तब इनको एक उपाय लगा और इन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं कैसे नहीं बनता है। इन्होंने कहा कि अगर मेरा राज्य नहीं बना तो मैं आमरण अनशन करूंगा। आमरण और आमरण अनशन करने का मतलब ये भी हो गया कि ऐसा नहीं है मैं खा पीकर अनशन करूंगा, जी नहीं। अनशन का मतलब हो गया कि न मैं खाना खाऊंगा और न मैं पानी पीऊंगा, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और इस तरह पोटी श्री रामालू 56 दिनों तक आंध्र प्रदेश क्षेत्र को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने को लेकर जोरदार मांग करते हुए 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो 56 दिनों तक इन्होंने हड़ताल की, एक तरह से भूख हड़ताल, आमरण अनशन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्न जल ग्रहण नहीं करने के चलते इनकी मृत्यु हो गई। अब जो लोग इनके साथ अनशन पर बैठे थे, उन लोगों को लगा कि हमारे नेता का बलिदान हो गया, एक राज्य की स्थापना को लेकर हमारे नेता का बलिदान हुआ है, इसलिए किसी भी हालत में हम अपने राज्य को अब बनाकर ही रहेंगे, हम अपने नेता के बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। और इस तरह से पूरे तेलुगु भाषाई क्षेत्रों में देखा जाए तो सरकार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद हुई। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाना, इतनी अराजकता फैला दी गई कि विवश होकर जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को राज्य बना ही दिया। तो आंध्र प्रदेश देश का वो पहला राज्य बना जो किस आधार पर बनाया गया? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अब जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो बाकी जगहों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग हो रही थी। अब बाकी क्षेत्र के लोगों को लगा कि यदि आंध्र प्रदेश बन सकता है तो हमारा राज्य क्यों नहीं बन सकता है, और अगर सरकार ऐसे नहीं मान सकती है तो हम भी पोटी श्री रामालू की तरह आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, हमारे भी एक नेता का बलिदान होगा, कहीं हो सकता है कि बलिदान होने के बाद राज्य की स्थापना करा दी जाए। तो जगह जगह अनशन शुरू हो गया। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह दिया कि चाहे कितना भी अनशन कर लिया जाए, कितने भी लोगों की मौत हो जाए, लेकिन अब भाषा के आधार पर कोई स्टेट नहीं बनेगा। ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भी है और अंतिम भी है। इस तरह से कोई दूसरा स्टेट नहीं बन पाया। आंध्र प्रदेश के बारे में हम कहेंगे कि भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला एवं यह अंतिम राज्य है। अब देखिए क्या हुआ। स्थिति तो स्पष्ट हो गई कि भाषा के आधार पर अब राज्य नहीं बनेंगे। तब राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि भाई मांग करने वाले तो मांग करते ही रहेंगे समय समय पर, तो क्यों ना एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग को ही जिम्मेवारी दे दी जाए कि आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, वित्तीय रूप से स्थिति को देखकर राज्यों का पुनर्गठन करें कि कैसे कैसे राज्यों को बनाया जाए। और इस तरह से 1953 में ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। चलिए हम आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ये 3 सदस्यीय आयोग था और इस 3 सदस्यीय आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह बनाए गए थे कौन? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। 3 सदस्यीय कमेटी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। बाकी जो 2 सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो एक थे KM
पाणिकर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया और इस आयोग ने 1955 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1955 में रिपोर्ट दिया गया सरकार के सामने कि हमने प्लान अपना तैयार कर लिया है कि राज्यों को कैसे बनाना है। 1955 में जो रिपोर्ट तैयार किया गया उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनकर तैयार हुआ। 1955 में जो फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाया गया। और देखिए जब 56 में बनाया गया तो क्या बातें की गई, थोड़ा सा उस बात को समझने के लिए पहले बैक में जाते हैं। हम बता दें कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय राज्यों की 4 कैटेगरी हुआ करती थी। 1947 में राज्यों की कितनी कैटेगरी थी? राज्यों की 4 कैटेगरी। और राज्यों की जो 4 कैटेगरी थी कौन कौन थी उसको देख लीजिएगा। एक था समूह क का राज्य, दूसरा था समूह ख का राज्य, तीसरा था समूह ग का राज्य, समूह ग का राज्य और एक था समूह घ का राज्य। और जो ये 4 कैटेगरी में जो राज्यों को बांटा गया था उसमें कितने कितने राज्य किस कैटेगरी में थे? तो समूह क में थे 10, समूह ख में थे 8, समूह ग में थे 9 और समूह घ में था सिर्फ 1 अंडमान और निकोबार। तो ये 4 कैटेगरी के उस समय राज्य हुआ करते थे, क के राज्य, ख के राज्य, ग के राज्य और घ के राज्य। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाया गया तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्यों की इस चारों कैटेगरी को अब क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, यानी ये कैटेगरी अब नहीं रहेगा। चारों कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया और 4 कैटेगरी को समाप्त करके सिर्फ 2 कैटेगरी बना दिया गया। सिर्फ 2 कैटेगरी। आज भी आप देखते हैं कि राज्यों की 2 ही कैटेगरी हैं, राज्यों की 2 कैटेगरी। और कौन कौन 2 कैटेगरी बनाया गया उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कैटेगरी कौन कौन सा बना? तो एक बना राज्य और दूसरा बना केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। ये 1956 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें मैं कह रहा हूं चारों कैटेगरी को समाप्त करके 2 कैटेगरी में लाया गया। और 2 कैटेगरी में देखिए राज्य उस समय कितने बना दिए गए? इन सबको मिला जुलाकर कितने राज्य ला गए? 14। और इसमें से कुछ को क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो देखें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज़ादी के समय 4 कैटेगरी और राज्यों की अगर हम बात करें तो कुल कितने होंगे? 10, 8, 18 और 18 के साथ अगर 9 हम जोड़े तो 27 और 1 28। 28 राज्य। कब? 1947 के समय जब हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था उस समय की स्थिति है कि 28 राज्य हुआ करते थे। 4 तरह के राज्य थे और 4 तरह के राज्यों को मिलाकर 28। आज के डेट में देखें अब 2 तरह के राज्य रह गए हैं। कैटेगरी 2 है, एक राज्य की और एक केंद्र शासित प्रदेश की। और अगर हम आज के डेट में देखें तो स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। ये तो 1956 की बात है, 14 और 6, 14 6 मतलब हो गया उस समय 20। 56 में 20 और आज देखिए क्या हो गया है? आज राज्य बढ़कर हो गए हैं कितने? 28। केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर कितने हो गए हैं? 9, है ना। तो ये 1956 में राज्यों की कैटेगरी का जो है बंटवारा कर दिया गया, 2 कैटेगरी में लाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से। अब मैंने कुछ राज्यों के बारे में यहाँ पर लिखा है कि किस राज्य की स्थापना जो है किस साल किया गया था। चूँकि 1956 में राज्य 14 और केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए थे। लेकिन इधर देखिए आप कुछ राज्यों को मैंने उसके बाद में किस तरह से राज्य बनते गए हैं और कैसे बनते हुए जो है आज के डेट में 28 राज्य हो चुके हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश देश का पहला वो राज्य जो भाषा के आधार पर बना था, भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला भी है, अंतिम भी है, 1 अक्टूबर 1953 में। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 राज्य बने। 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों की स्थापना की गई। और आपको पता है कि पहले गुजरात और महाराष्ट्र जो था वो बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, बम्बई राज्य में आता था। लेकिन उसी को हटाकर महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य किया गया।
उसके बाद देखिए नागालैंड, नागालैंड जो यहाँ पर दिख रहा है नागालैंड, ये 1 दिसंबर 1963 को भारत का राज्य बना। इसको असम से काटकर बनाया गया एक नया स्टेट। हरियाणा, ये हरियाणा देखिए 1 नवंबर 1966 पंजाब से हटकर एक नया स्टेट 1 नवंबर 1966 को आया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये 25 जनवरी 1971 में नए स्टेट के तौर पर भारत में। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये देखिए ये सब के सब जो है तीनों राज्य, ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बनाए गए थे। और सिक्किम के बारे में मैंने चर्चा पहले भी किया है, आप मेरे पहले वीडियो को जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा था ना कि सिक्किम में एक राजवंश चलता था, लेकिन बाद में उस राजवंश के अधिकारों को समाप्त करते वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई, फिर उसे भारत में मिलाया गया 22वां राज्य के तौर पर। 26 अप्रैल 1975 को भारत का ये राज्य बना। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। मिजोरम, ये 20 फरवरी 1987 को जो है भारत का नए राज्य के तौर पर स्थापित हुआ। अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको 20 फरवरी 1987 को, जबकि गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य बना है 30 मई 1987 को। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की जब बात आती है तो एक ही साल ये 3 राज्यों को बनाया गया था, 26वां, 27वां और 28वां करके। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, और झारखंड को अलग किया गया था आपको बिहार से। तो 26वां, 27वां, 28वां राज्य बने। और इनके बनावन का समय देखिए 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। उसके बाद 2014 में 29वां राज्य के तौर पर स्थापित हुआ था तेलंगाना। तेलंगाना 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। तो आपके दिमाग में ये जा रहा होगा कि वर्तमान में तो ये 29 राज्य होने चाहिए, लेकिन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक राज्य जो पहले से था जम्मू एंड कश्मीर, इस राज्य को राज्य से समाप्त किया गया, यानी कहा गया कि अब ये राज्य नहीं रहेगा और इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में इसमें 2 बनाए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक बना दिया गया लद्दाख। तो चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को समाप्त करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 31 अक्टूबर 2019 को, तो अब जो है राज्य जो 29 थे उसमें से एक राज्य घट गया जम्मू एंड कश्मीर, फिर 28 राज्य हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश चूंकि 2 बढ़ गए, तो आज के डेट में 7 से बढ़कर अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये रहा आपका पहला लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे ढंग से लेसन का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, अगले पार्ट 2 वाली वीडियो के साथ। संविधान का दूसरा लेसन पढ़ेंगे जहां पर हमको नागरिकता के बारे में पढ़नी है। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहें, उसे शेयर करते रहें। धन्यवाद।